बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 जो है इसको मैंने स्टार्ट किया था मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका लेक्चर नंबर 23 है और इसमें हम आज का जो टॉपिक है मेरा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे मीन मीडियन मॉड क्वार्टाइल्स डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो इसकी तमाम टाइप्स ऑफ एवरेजेस मीन मीडियन मॉड ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन उसको मैंने डिस्कस कर लिया था आपसे। तो आज जो है वो हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोग एवरेज की टाइप्स को फाइंड करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के में। तो लेट्स स्टार्ट अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। The contents of this lectures are, first of all मैं आपसे डिस्कस करूंगा discrete variable, what is the discrete variable और discrete data। then फिर उसकी हम लोग डिस्कस करूंगा उसकी डेफिनेशन discrete frequency distribution की, और फिर हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.41 में मीन मीडियन मॉड क्वार्टाइल डिसाइल एंड परसेंटाइल की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे ऑन discrete frequency distribution के ऊपर। First of all, I will discuss students a brief introduction about the discrete variable and its discrete frequency distribution. Definition of discrete variable and discrete data. A variable which can assume only some specific or limited number of values within a given interval is called discrete variable. आपके पास एक given interval में कोई भी some specific numbers और limited number of values, for example whole numbers या complete numbers जो है वो आपके पास किसी भी given range में होंगे तो वो हमारे पास include होगा discrete variable में। A variable that is a result of counting or enumeration is also called a discrete variable. Such variable which can countable यानी 0 1 2 3 फॉर्म में अगर हमारे पास डाटा सेट गिवन होगा तो हमारे पास इंक्लूड होगा डिस्क्रीट वेरिएबल में, डिस्क्रीट डाटा में। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर फैमिली, इट मींस दैट कि आपके पास जो है वो कुछ फैमिलीज होती है जिसमें 0 चिल्ड्रन है, 1 चिल्ड्रन हो सकता है, 2 3, नॉट 2.5 नॉट 3.25। तो आपके पास कंप्लीट नंबर्स में जो भी डाटा होगा होल नंबर्स में, कंप्लीट नंबर्स में, तो वो आपके पास इंक्लूड होगा डिस्क्रीट वेरिएबल में। द डिस्क्रीट वेरिएबल कैन बी टेकन वैल्यूज, तो आपके पास जो वैल्यूज होंगी डिस्क्रीट वेरिएबल जो कैन टेक द वैल्यूज, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 3 4 5 6 सो ऑन एन तक आपके पास वो नंबर्स जो है वो ले सकता है। तो ये आपके पास कंप्लीट नंबर्स में जो भी डाटा होगा वो आपका इंक्लूड होगा डिस्क्रीट वेरिएबल्स के अंदर। There are so many examples in real life. For example, number of students per class, number of chairs per room, number of flowers per plant. There are the examples of the discrete variable. Then I will discuss the discrete frequency distribution. So discrete frequency distributions means are distributions formed by set of values which are of discrete nature is called discrete frequency distribution. तो आप उनकी तमाम जो 0 1 2 3 का जो भी आपके पास डेटा सेट आ जाएगा उसको आप एक्स टेली और फ्रीक्वेंसी फॉर्म के अंदर अगर राइट कर लें तो आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इन एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.41 में हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करेंगे और देन फिर हम उस पर फाइंड करेंगे मीन मीडियन मॉड क्वार्टाइल्स डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स एटसेट्रा। The statement of exercise question 3.41 is the following is the frequency distribution of number of children born in 65 families। तो कैलकुलेट करना है हमने फर्स्ट पॉइंट पे मीन कैलकुलेट करना है, मीडियन, देन फिर इसी डेटा सेट के ऊपर हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे मॉड को, देन फिर हमने फोर्थ पॉइंट हमारा लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट करेंगे ऑन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, 9th डिसाइल एंड 95 परसेंटाइल। तो 65 फैमिलीज का डाटा आपको गिवन है, यानी आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपने काउंट किए हैं वो 65 फैमिलीज को जो है वो ऑब्जर्व किया है, और उसमें आपने जो ऑब्जर्वेशंस ये थी कि आपके पास 4 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें 0 चिल्ड्रन हैं, और 7 ऐसी फैमिलीज थी जिसमें आपके पास ओनली 1 चिल्ड्रन था, और 14 ऐसी फैमिलीज हैं हमारे पास 65 फैमिलीज में से जिसमें 2 चिल्ड्रन थे, और 17 ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें 3 चिल्ड्रन हैं, और 12 ऐसी फैमिलीज हैं यहाँ पे और उसमें 4 नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं, और 6 फैमिलीज थी जिनमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन की तादाद 5 थी। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है इसको हम लोग कैन टेक x, और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। तो ये आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इन एक्सरसाइज क्वेश्चन
4 1 में। और यहाँ पे अगर आप इसको समीशन कर लें, सम एफ फाइंड कर लें, तो ये आपके पास 65 आ जाएगा। इट्स मीन्स दैट कि आपने 65 फैमिलीज का डाटा जो है वो कैलकुलेट किया और उनसे पूछा और उनके नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का डाटा जो है उनसे फाइंड किया। तो ये आपके पास इस तरह का अगर डाटा गिवन होगा तो इसमें हम हाउ कैन वी कैलकुलेट द मीन, मीडियन, मॉड एंड क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। The solution of exercise क्वेश्चन 3.41 के फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट सिंपली हम लोगों ने मीन कैलकुलेट करना है ऑन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो आपने फर्स्ट कॉलम को हमने x से डिनोट कर दिया है और सेकंड कॉलम जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी का था, तो इसको हमने f से डिनोट कर दिया है। नंबर ऑफ फैमिलीज हमारे पास f है और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो हैं वो हमारे पास x का कॉलम होगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, जो कि राइट साइड पे मैंने इसका फॉर्मूला राइट कर लिया, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो आपको सिंपली जो है यहाँ पे फॉर्म कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा एफ एक्स का। तो एफ एक्स का कॉलम जो है उसको प्रिपेयर कर लें। 4 मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 से, आंसर 0 होगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 7। तो 1 बाय 1 आपने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और इसका सम फाइंड करना है। तो समीशन एफ एक्स जो है वो मेरे पास 164 है और समीशन एफ की वैल्यू जो है वो 60 है। तो इसको आप लोग अपने फार्मूला में पुट कर दें और देन कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। 164 डिवाइडेड बाय 60, आंसर इज 2.73। तो ये आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा ऑन द एवरेज जो है 2.73 जो है वो आपके पास ऑन द एवरेज नंबर ऑफ फैमिलीज के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद जो है ऑन द एवरेज 2.73 तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपने इसको राइट करना है 3 के ऑन द एवरेज नंबर ऑफ फैमिलीज के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की तादाद जो है वो ऑन द एवरेज उन फैमिलीज में 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स। In second part, students, I have to calculate the median value on discrete frequency distribution। X का column given है, frequency, number of families और 60 families का data है। ये आपके पास summation f है। summation f you can also write n, इसको n भी write कर सकते हैं, n equal to 60। तो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, हमने middle value को locate करना है अपनी data set की। तो आपने यूज़ करना है यहाँ पे फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डेटा n+1 डिवाइडेड बाय 2। और why we use the ungrouped data formula for median, because there is no class boundaries here। और आपके पास डेटा सेट जो है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का है, कंप्लीट नंबर्स का डेटा है और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो हैं वो आपके पास 0 1 2 3 की फॉर्म में हो सकते हैं लेकिन पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं हो सकते। तो यू कैन नॉट राइट इन द रेंज, in range of the values। तो we use the ungrouped data formula for this discrete frequency distribution। तो n आपके पास 60 है और इसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपकी एज इट इज होगी विच इज़ 4। और 4 में आप ऐड करेंगे 7 को, 7 + 4 11, 11 में आपने ऐड करना है 14 को, 14 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर होगा 25, 25 + 17 42, 42 + 12 54, 54 + 6 एंड 60। तो इससे हम जो है वो अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा मीडियन जो है किस कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो 60 आपने n को अपने फॉर्मूला में पुट कर दें, 60 + 1 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 30.5 आइटम और वैल्यू। तो 30th ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी कहाँ पर फॉल कर रही है, इसको आप चेक कर सकते हैं अपने कॉलम में। तो ये आपके पास 42 में जो है फॉल कर रहा है, यहाँ पे 42 में 30 ऑब्जर्वेशन जो है वो आ रही है। तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, इसको इस पूरी कॉल रो को। तो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये आपके पास यहाँ पे ये जो है ये कॉलम, ये रो जो है ये आपके पास मीडियन के लिए होगी और इसके सामने वाली x की वैल्यू जो है ये आपके पास यहाँ पे मीडियन वैल्यू होगी। यहाँ पे 3 जो है ये आपका मीडियन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास 3 जो है वो मीडियन है। तो आप राइट कर सकते हैं कि 30.5 वैल्यू जो है वो आपके पास लाई कर रही है इन दिस रो और ये 3 जो है ये आपके पास मीडियन है। तो ये हमने मीडियन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे।
इन थर्ड पार्ट आई हैव टू कैलकुलेट द मॉड वैल्यू। तो मॉड की डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमने इसको डिस्कस कर लिया था मैंने लास्ट लेक्चर में। मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डेटा सेट। तो जो वैल्यू ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है डेट इज़ मॉड। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी वो हमारे पास मॉड वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास मॉड वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी आपकी 17 है और ये आपकी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 3 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो हैं एक्स हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 3 है। तो आपके पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 3 पॉइंट की है, एक्स इक्वल टू 3 की है। तो मॉड आपके पास यहाँ पे 3 होगा तो मॉड वैल्यू इज़ 3। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास सिंपली आपने इसमें ये तो लिखना है कि आपके पास हेयर द फ्रीक्वेंसी इज़ द हाइस्ट पॉइंट ऑफ 3 तो मॉड इक्वल टू 3। तो इस तरह से आप मॉड वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली ऑन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। In fourth part, students, I have to calculate lower quartile and upper quartiles Q1 and Q3। और quartiles के लिए स्टूडेंट्स आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं 4, 11, 25, 42, 54 एंड 60। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि हम लोग किस पॉइंट पर जो है वो एक्स के किस पॉइंट पे हमारी जो है आंसर हो सकता है। तो लोअर क्वार्टाइल का फार्मूला जो है फॉर अनग्रुप डाटा हम यूज़ करेंगे फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो n प्लस वन बाय फोर्थ वैल्यू तो Q1 का फार्मूला है और n की वैल्यू 60 है वो 60 पुट करेंगे 60 प्लस वन डिवाइडेड बाय 4 आंसर इज 15.25। और आपने इसको चेक करना है कि ये कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो 15.25 जो है ये आपके पास 25 में जो है वो 25 में आ रहा है। इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक किया है कि ये आपके पास 25 में। इस कॉलम को आप हाईलाइट कर सकते हैं, इस रो को आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये रो जो है इसमें हमारी Q1 की वैल्यू होगी और Q1 की वैल्यू जो है वो आपकी X की वैल्यू होगी क्योंकि X हमारा रियल डाटा सेट है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं और F हमारी नंबर ऑफ फैमिलीज का डाटा है। तो 2 जो है वो बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है मतलब 14 टाइम्स जो है वो इसका Q1 होगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास 25% डाटा जो है वो कवर हो जाता है। तो ये आपके पास 2 जो है यहाँ पे राइट साइड पे आप देखें तो हमने Q1 की वैल्यू मैंने हाईलाइट कर दी है। तो ये आपके पास 2 आपके पास Q1 की वैल्यू होगी। उसके बाद Q3 जो है वो आपके पास अपर क्वार्टाइल है। अपर क्वार्टाइल का फार्मूला Q3 n प्लस वन 3 इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 4 और इसको 4 पे हम क्वार्टाइल्स को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आपने n की वैल्यू 60 पुट कर दें और 60 प्लस वन डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर इज 45.75 आइटम। और ये आपने चेक करना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में फॉल कर रहा है। तो 45 जो है वो आपका 54 वाले कॉलम में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको चेक करेंगे सबसे पहले। तो ये 54 वाले कॉलम में आ रहा है, इसको आप लोग जो है वो हाईलाइट कर दें इस पूरी रो को। तो ये मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया और इसमें आपके पास जो Q1 की वैल्यू होगी वो आपके पास 4 होगी और आपने इसके आगे इक्वल टू 4 राइट कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया राइट साइड पे यू कैन सी हेयर। तो ये सिंपली जो है वो आपके पास Q1 की वैल्यू जो है यहाँ पे Q1 की वैल्यू 4 है डेट कवर्स द 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है Q1 एंड Q3 को। फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.41 इसमें कैलकुलेट करूंगा नाइन्थ डिसाइल एंड 95 परसेंटाइल। तो इन दोनों के लिए हमें जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ही यूज़ करके हम लोग फाइंड करेंगे D9 और P95 की वैल्यू को। तो D9 का फॉर्मूला स्टूडेंट्स यू नो 9 इंटू एन प्लस वन बाई टेंथ वैल्यू यानी 9/10 पार्ट ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस टोटल ऑब्जर्वेशंस n। और यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 60 यूज़ करेंगे 60 प्लस वन डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई करेंगे 9 से आंसर इज 54.90 और इसको चेक करेंगे आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में और ये लाई कर रहा है आपका 60 के पॉइंट पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट जो आपके पास है यहाँ पे फॉल कर रहा है। इस पॉइंट इस आप रो को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया यहाँ पे ये। और यहाँ पे आपके पास 5 जो है ये आपके पास D9 की वैल्यू जो है वो निकल रही है क्योंकि रियल जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारी x की ऑब्जर्वेशंस हैं तो हम x को ही अपना D9 की वैल्यू जो है वो लेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 D9 की वैल्यू 5 होगी और
95th परसेंटाइल के लिए आपने फॉर्मूला यूज़ करना है P95 का, और P95 जो है वो 95 इंटू एन प्लस वन बाई 100। तो ये 95th ऑफ 100 जो है आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशंस का वो फाइंड होगा, यानी 95% डेटा जो है वो कवर हो जाता है अंडर द वैल्यू ऑफ P95। और यहाँ पे P95 निकालने के लिए आपने n की वैल्यू को 60 यूज़ करना है, और आंसर कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए 60 प्लस 1 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 95, आंसर इज 57.95, और ये भी आपका सेम इसी रो में फॉल कर रहा है, तो आंसर आपका 5 होगा P95 का। तो यूं आप कैलकुलेट कर सकते हैं P, कोई भी आपके पास डेटा सेट जो है वो पूछा जा सकता है कि आप D6 की वैल्यू को कैलकुलेट करें या P80 की वैल्यू को कैलकुलेट करें। तो ऑन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप जो है वो अनग्रुप डेटा के फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी डिसाइल, परसेंटाइल, मीडियन एटसेट्रा। इस लेक्चर स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक के ऊपर जो है हम इसको कैलकुलेट किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी विद न्यू टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।